अच्छा, जरा सोचिए कि आप एक बहुत पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इसके कुछ टुकड़े हैं, लेकिन कुछ टुकड़े गायब हैं, और जो हैं वो आपस में ठीक से जुड़ नहीं रहे। मौर्य साम्राज्य की कहानी को समझना कुछ कुछ वैसा ही है। हमारे पास इसे देखने के लिए दो अलग-अलग नजरिए हैं, पर मजे की बात यह है कि वो दोनों एक ही कहानी नहीं सुनाते। तो फिर असली कहानी क्या थी? यही वो सवाल है जो हमें एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी पर ले जाता है। और हमारे सुराग दो बहुत पुरानी ग्रंथ, और हमारा मिशन एक खोए हुए साम्राज्य की सच्चाई को परत दर परत खोलना। देखिए, हमारे पास मौर्य साम्राज्य को झांकने के लिए दो खिड़कियां हैं। एक खिड़की से हमें एक विदेशी मेहमान की आंखों से वो दुनिया दिखती है, और दूसरी खिड़की हमें दिखाती है कि एक शासक के लिए आदर्श राज्य का खाका क्या होना चाहिए। मतलब, एक है उस समय की एक झलक, और दूसरा है एक आदर्श का ब्लूप्रिंट। अब ये मत सोचिएगा कि इंडिका कोई पूरी किताब है जो आज हमें मिलती है। नहीं, ये एक टूटे हुए आईने की तरह है। हमें इसके बिखरे हुए टुकड़ों को दूसरे लेखकों की किताबों से जोड़ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ है अर्थशास्त्र। ये एक तरह से शासक के लिए एक नियम पुस्तिका है, एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान जिसमें बताया गया है कि एक आदर्श राज्य को कैसे चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था से लेकर जासूसी तक सब कुछ। तो सवाल ये है कि ये दो अलग-अलग नजरिए असल में दिखते कैसे हैं। चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और मौर्य साम्राज्य के दिल यानी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र की गलियों में चलते हैं। मेगास्थनीज की आंखों से देखें तो पाटलिपुत्र एक बहुत ही विशाल और सुरक्षित शहर था। सोचिए, लकड़ी की दीवारें, 64 गेट और 570 टावर। ये एक ऐसे साम्राज्य की निशानी थी जो अपनी ताकत दिखाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। लेकिन बात सिर्फ दीवारों की नहीं थी। मेगास्थनीज ने शहर के अंदर एक बहुत ही मुनज्जम, एक मॉडर्न म्यूनिसिपल सिस्टम देखा। जरा कल्पना कीजिए, 30 लोगों की एक काउंसिल जो 6 अलग-अलग टीमों में बटी हुई थी। हर टीम का अपना काम था, कारीगरों की देखरेख से लेकर विदेशियों की मदद करना, जन्म मृत्यु का हिसाब रखना और बाजारों को कंट्रोल करना। ये वाकई में एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन थी। लेकिन जैसे ही हम शहर के प्रशासन से हटकर वहां के लोगों पर नजर डालते हैं, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। समाज की बनावट कैसी थी, और यहीं पर हमारे दोनों स्रोत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मेगास्थनीज को पारंपरिक 4 वर्ण नहीं दिखे। इसके बजाय उसने भारतीय समाज को 7 अलग-अलग वर्गों में बांट दिया। ये वो 7 समूह थे जो उसने देखे, दार्शनिकों से लेकर किसान और सैनिकों तक। उसके हिसाब से यही समाज की नींव थी। और ये वर्ग इतने पक्के थे कि कोई भी न तो अपना पेशा बदल सकता था और न ही अपने समूह के बाहर शादी कर सकता था। और यहीं से ये पहेली और दिलचस्प हो जाती है। मेगास्थनीज ने लोगों को उनके काम के आधार पर बांटा। दार्शनिक, किसान, सैनिक, ये सब पेशे हैं। उसने पारंपरिक 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं की। तो सवाल उठता है कि एक बाहरी व्यक्ति ने ऐसा क्यों देखा जो शायद अंदर के लोगों के लिए उतना अहम नहीं था। मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि मेगास्थनीज ने बस वही लिखा जो उसने अपनी आंखों से देखा। उसने समाज को एक यूनानी की तरह देखा, काम और पेशे के आधार पर। जो गहरी धार्मिक और सामाजिक संरचना थी, वो शायद उसे पूरी तरह समझ ही नहीं आई। इसलिए उसने लोगों को उनकी आर्थिक भूमिका के हिसाब से बांट दिया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे स्रोतों के बीच जो अंतर हैं, वो भी हमें उतनी ही जानकारी देते हैं जितनी उनकी समानताएं। कभी-कभी कहानी की दरारों में ही असली सच छुपा होता है। ये स्लाइड बाहरी और भीतरी नजरिए के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। मेगास्थनीज कहता है, यहाँ कोई दास नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में दासों को नियंत्रित करने के नियमों की भरमार है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शायद भारत में दासता का मतलब वो नहीं था जो यूनान में था, और मेगास्थनीज उस अंतर को समझ ही नहीं पाया। और हाँ, हमें ये भी याद रखना होगा कि मेगास्थनीज की कुछ कहानियां थोड़ी अजीब थीं। दूसरे प्राचीन लेखकों ने भी उसकी सोना खोदने वाली विशाल चींटियों जैसी कहानियों का मजाक उड़ाया था। तो हमें उसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें अर्थशास्त्र को भी बहुत सावधानी से देखना होगा। ये एक आदर्श योजना है, एक परफेक्ट राज्य का नक्शा।
ये हमें ये नहीं बताता कि असल में साम्राज्य हर दिन कैसे चलता था, बल्कि ये बताता है कि उसे कैसे चलना चाहिए था। तो इन सभी विरोधाभासों और चेतावनियों के बाद हम मौर्य साम्राज्य के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? देखिए, सच किसी एक किताब में नहीं है। सच इन दोनों को एक साथ रखने में है। जैसे एक आंख से देखने पर हमें गहराई का अंदाजा नहीं होता, हमें दोनों आंखों की जरूरत होती है, इंडिका की बाहरी नजर और अर्थशास्त्र की भीतरी योजना, ताकि हम एक 3D तस्वीर बना सकें। आखिर में इतिहासकार सिर्फ तथ्य नहीं पढ़ते, वे उनकी व्याख्या करते हैं। वे इंडिका के आंखों देखे हाल को अर्थशास्त्र के नियमों के साथ मिलाते हैं और फिर पुरातत्व और अशोक के शिलालेखों जैसे दूसरे सुरागों से उसकी जांच करते हैं, ताकि एक भरोसेमंद कहानी तैयार हो सके। यही इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। सच किसी एक किताब में नहीं मिलता, बल्कि उनके बीच की बातचीत में, उनके संवाद में मिलता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर आज कोई बाहरी व्यक्ति हमारे समाज को देखे तो वो क्या चीज़ें नहीं समझ पाएगा? वो हमारे रीति रिवाजों, हमारी राजनीति, हमारी उम्मीदों और हमारे डरों के बारे में क्या गलत समझेगा? इतिहास हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं सिखाता, बल्कि अपने बारे में भी सवाल पूछना सिखाता है।